हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वन डायमेंशनल मोशन लेसन की समाप्ति किया था और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को भी हम लोगों ने बनाया था। तो चलिए आज हम लोग जो है उन लेसन की समाप्ति के बाद जो है आज नया लेसन की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है द्विविमीय गति या समतल में गति। इसको हम लोग टू डायमेंशन मोशन या मोशन इन ए प्लेन कहते हैं। तो चलिए हम लोग इस लेसन को शुरुआत करते हैं। बच्चों, शुरुआत करने से पहले आप लोग अपने पास कॉपी कलम रखें ताकि आप लोग एक सुंदर सा नोट्स बना सकें और समझने के लिए आप लोग के लिए है ना कुछ कारगर साबित हो सके। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों, द्विविमीय गति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका परिभाषा आप लोग के पास लिखूंगा बच्चों, और उसे आप नोट करेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं द्विविमीय गति। तो द्विविमीय गति किसे कहते हैं, पहले हम लोग उसको जानने का प्रयास करेंगे। द्विविमीय गति, देखिए वैसा गति जिसमें कण या पिंड किसी समतल में गति करता हो, किसी समतल में गति करता हो, उसे द्विविमीय गति कहते हैं। उसे द्विविमीय गति कहते हैं। तो आप लोग समतल का अर्थ तो जानते होंगे बच्चों कि समतल किसको कहते हैं। जैसे कि है ना, जमीन में है कि नहीं, या फिर किसी टेबल के किसी फर्श पर या कोई वृत्त पर गति कर रहा हो, तो वैसे गति को हम लोग समतल में या द्विविमीय गति कहते हैं बच्चों, है कि नहीं। जैसे कि कोई भी जिसे समतल किसे कहते हैं, जिसको मापन के लिए मुझे दो अक्ष की आवश्यकता होती है, एक्स और वाई, है कि नहीं। इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि जो भी तरह की ज्यामितीय आकृति हो या गणितीय आकृति हो और उसके मापन के लिए यदि दो अक्ष की आवश्यकता हो रही है, तो वैसे गति को हम लोग द्विविमीय गति कहते हैं बच्चों। तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक द्विविमीय अक्ष है ना, या तल है या समतल है। इसमें यदि कोई कण इस प्रकार गति कर रही है, तो उस कण की गति को हम लोग समतल में गति या द्विविमीय गति कहते हैं बच्चों। तो जैसे कोई कण यदि वृत्त में गति कर रहा है या पाराबोला में गति कर रहा है बच्चों, या इलिप्स में गति कर रहा है बच्चों, तो उस प्रकार की गति को हम लोग समतल में गति कहते हैं बच्चों। तो इस गति का बहुत हम लोगों को विशेषताएं हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों कि इस गति के संबंध में उसका विस्थापन को हम लोग कैसे व्यक्त किया जाते हैं। तो द्विविमीय गति के संबंध में विस्थापन, तो लिखेंगे विस्थापन। हम लोग द्विविमीय गति के संबंध में विस्थापन को जानते हैं। तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम यहाँ पर बना देते हैं उसका पहले फोटो, कि मान लेते हैं कि ये मेरा एक अक्ष है, एक्स अक्ष है, और ये मेरा वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष है और ये मेरा वाई अक्ष है बच्चों, इस प्रकार। और कण प्रारंभिक अवस्था में इस बिंदु पर है कि नहीं। यहाँ ए बिंदु है जिसका नियामक बच्चों कितना हो गया, x1 और y1 है, कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। कुछ समय के बाद जो है कण बी बिंदु पर चले आता है जिसका निर्देशांक x2 और y2 है बच्चों। तो ए बिंदु का स्थिति सदिश कितना है, ए बिंदु का स्थिति सदिश r1 वेक्टर है कि नहीं, और बी बिंदु का स्थिति सदिश r2 वेक्टर है। हम इसको पहले मान लेते हैं। कण गति कर रहा है ए से बी की और वो गति करता है इस प्रकार। तो इसकी दिशा इधर है बच्चों, इसकी दिशा इधर है बच्चों। तो हम ये कितना होगा इसको हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा डेल्टा आर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए माना कोई कण t1 समय में ए बिंदु पर है, t1 समय में ए बिंदु पर है, ए बिंदु पर है कि नहीं, जिसका निर्देशांक x1 y1 है कि नहीं। अगले t2 समय में
अगले t2 समय में कण कण बी पर चले जाता है, बी पर चले जाता है कि नहीं, बी पर चले जाता है, चले जाता है, जिसका निर्देशांक x2 y2 है। तो सदिशीय नियम से हम बता सकते हैं कि ए बी जो होगा वो कण का विस्थापन होगा बच्चों। ये कण का विस्थापन है, कण तो यहाँ से यहाँ तक गति कर रहा है, ए से बी तक गति कर रहा है, तो कण का विस्थापन कितना होगा, ए बी को हम लोग कितना मान ले हैं, डेल्टा आर। तो आप लोग सदिश का है कि नहीं, चक्रीय नियम का प्रयोग करके आप लोग बता सकते हैं कि डेल्टा आर इज इक्वल टू कितना होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं चक्र, ये इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर, इसको होना चाहिए इधर, लेकिन ये विपरीत दिशा में, अतः इसका विस्थापन हम लोग कहेंगे है कि नहीं, वो कितना हो जाएगा, r1 वेक्टर माइनस है कि नहीं, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, जहां r1 और r2 क्या है, जहां r1 तथा r2 क्रमशः बिंदु ए तथा बी का स्थिति सदिश है, ए तथा बी का स्थिति सदिश है बच्चों। तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि स्थिति सदिश को किस प्रकार निरूपित किया जाता है कि नहीं, स्थिति सदिश को हम लोग किस प्रकार निरूपित करते हैं, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। स्थिति सदिश r1 वेक्टर को हम लोग इस प्रकार निरूपित करेंगे, x1 i कैप प्लस y1 और j कैप इस प्रकार निरूपित करेंगे। इसी प्रकार हम लोग r2 को भी निरूपित करेंगे, किस प्रकार निरूपित करेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, हम लोग इस प्रकार। तो ये r1 और r2 का वैल्यू हम लोग डेल्टा r के जगह में रख देंगे। तो लिखेंगे यह मान ऊपर के समीकरण में रखने पर, यह मान ऊपर के समीकरण में रखने पर, यह मान ऊपर के समीकरण में रख देंगे। तो हमको रखने से क्या प्राप्त होगा, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू r2 का वैल्यू रखेंगे तो x2 i कैप प्लस हो जाएगा y2 j कैप। इसी प्रकार हम लोग है कि नहीं r1 का वैल्यू रखेंगे तो x1 i कैप प्लस है कि नहीं y1 और यहाँ पर होगा j कैप। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो i दोनों से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो निकालेंगे तो कुछ समीकरण हमको इस प्रकार प्राप्त होगा, x2 माइनस x1 i कैप है ना, प्लस यहाँ होगा y2 माइनस y1 और यहाँ हमको प्राप्त हो गया j कैप। तो x2 माइनस x1 को हम लोग यदि डेल्टा x मान लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम लोग डेल्टा x मान लेते हैं और ये हो गया i कैप प्लस ये हो जाएगा मेरा डेल्टा y j कैप। तो ये मेरा विस्थापन का समीकरण है बच्चों, किसी तल में गतिशील वस्तु के विस्थापन का समीकरण है, जहाँ डेल्टा x क्या है मेरा, जहाँ डेल्टा x बराबर है x2 माइनस x1 और वहाँ डेल्टा y इज इक्वल टू हो गया y2 माइनस y1 है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि डेल्टा x x अक्ष के अनुदिश कण का विस्थापन है, x अक्ष के अनुदिश कण का विस्थापन है, इसी प्रकार डेल्टा y जो हो गया वो y अक्ष के अनुदिश कण का विस्थापन होगा, y अक्ष के अनुदिश कण का विस्थापन है बच्चों, y अक्ष के अनुदिश कण का विस्थापन है। तो ये चीज़ हम लोगों ने बच्चों निकाल लिया कण का विस्थापन। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि द्विविमीय गति में कण का विस्थापन जो है दोनों अक्ष के अनुदिश प्राप्त होता है। तो अब हम लोग निकालेंगे कि द्विविमीय गति में कण का वेग कैसे प्राप्त किया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि द्विविमीय गति में कण का वेग कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। कण का वेग हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं बच्चों।
वही फिगर है बच्चों मेरे पास। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। कण ए पर है, उसके बाद वो बी पर चले जाता है। हम जल्दबाजी में ये फोटो बना देते हैं। तो हमने क्या बोला था कि T1 समय में कण ए पर है, ए पर है, जिसका स्थिति सदिश, ए पर है जिसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर है। T2 समय में कण बी पर चले जाता है, बी पर चले जाता है, जिसका स्थिति सदिश R2 वेक्टर है। तो कण का विस्थापन कितना था? कण का विस्थापन हमको प्राप्त हुआ था बच्चों, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू प्राप्त हुआ था कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यह विस्थापन हमें T2 माइनस T1 समय में प्राप्त हुआ है। T2 माइनस T1 समय में प्राप्त हुआ है। T2 माइनस T1 समय में प्राप्त हुआ है। तो कण का वेग कितना हो जाएगा? तो कण का वेग है कि नहीं, वेग इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटा T2 माइनस T1, ये कण का वेग हो गया बच्चों। तो वेग भी इज इक्वल टू R2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, वो मान रखेंगे। तो x2 i कैप प्लस यहाँ भी हो जाएगा y2 j कैप ब्रैकेट बंद माइनस x1, ये भी हो जाएगा i कैप प्लस ये होगा y1 j कैप और नीचे में है मेरा T2 माइनस T1। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों इसी प्रकार। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस और फिर होगा y2 माइनस y1 j कैप और नीचे में आ जाएगा बटा T2 माइनस T1। तो इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे बच्चों। तो इसको सेपरेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा T2 माइनस T1 ब्रैकेट और यहाँ पर होगा i, है ना, कैप। इसी प्रकार इसको लिखेंगे y2 माइनस y1 बटा T2 माइनस T1 और ये हो जाएगा j कैप। तो ये वाला टर्म को हम लोग बच्चों भी एक्स या डेल्टा भी आप कह सकते हैं, है कि नहीं, भी एक्स आई कैप भी हम लोग कहेंगे और प्लस इसको हम लोग कहेंगे भी वाई जे कैप। तो ये मेरा वेग का समीकरण प्राप्त होता है बच्चों, जहां 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 भी एक्स इज इक्वल टू है मेरा x2 माइनस x1 बटा T2 माइनस T1 और है ना भी y इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया y2 माइनस y1 बटा T2 माइनस T1। ये क्या हो गया? भी x जो है हमारा वो x अक्ष के अनुदिश कण का वेग है, एक्स अक्ष के अनुदिश कण का वेग है और भी वाई जो है हमारा वो क्या है? वाई अक्ष के अनुदिश कण का वेग है। वाई अक्ष के अनुदिश कण का वेग है ना, कण का वेग है बच्चों। तो ये बात हम लोग जानते हैं। तो ये कण का वेग मैंने निकाल लिया। इसी प्रकार जो है हम लोग कण का त्वरण भी निकालते हैं बच्चों। तो त्वरण हम लोग निकालेंगे कि कण का त्वरण क्या होगा। देखिए कण का
त्वरण निकालेंगे। तो त्वरण निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले मानना पड़ेगा कि ए बिंदु पर यदि कण है और बी बिंदु पर यदि कण आता है तो उस क्षण उसका वेग क्या होगा, है कि नहीं बच्चों। तो उसको हम लोग इस प्रकार फिगर से देखेंगे, इस प्रकार हम लोग उसको फिगर से देखते हैं बच्चों। तो ये मान लेते हैं कि ये x अक्ष है हमारा, ये y अक्ष है, कण यहाँ पर a है कि नहीं, और इसका नियामक x1 और y1 है। तो जब हम लोग ये चीज़ निकाल चुके हैं तो ये भी कह सकते हैं कि कण का वेग a बिंदु पर v1 है और समय इसका t1 है। इसी प्रकार जब कण b बिंदु पर आता है बच्चों, है ना, तो उसका निर्देशांक आप जानते हैं x2 और y2 हो जाता है, और हम कह सकते हैं कण का वेग कितना हो जाएगा, यहाँ पर v2 और समय है t2। तो इसका हम लोग स्थिति सदिश को देखेंगे कि इस प्रकार इसका स्थिति सदिश है, ये r1 वेक्टर है, इसी प्रकार ये r2 वेक्टर है, और ये कण का वेग में अंतर है। इस बिंदु पर कण का वेग v1 है और इस बिंदु पर कण का वेग v2 है बच्चों। तो हमको बता लगाइए कि कण के वेग में परिवर्तन कितना हुआ। ए बिंदु पर कण का वेग v1 और बी बिंदु पर कण का वेग v2 है, तो वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1, जो कि हमको t2 माइनस t1 समय में प्राप्त होता है। यहाँ ए बिंदु पर कण का वेग, ए बिंदु पर कण का वेग v1 है, जो t1 समय पर प्राप्त होता है, जो t1 समय पर प्राप्त होता है, t1 समय में प्राप्त होता है। t2 समय में कण है ना v2 वेग से b बिंदु पर पहुंचता है, b बिंदु पर पहुंचता है। तो t2 माइनस t1 समय में, तो t2 माइनस t1 समय में कण का वेग परिवर्तन कितना होगा, t2 माइनस t1 समय में कण का वेग परिवर्तन v2 माइनस v1 होगा बच्चों। तो कण में उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा, कण में उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा, कण में उत्पन्न त्वरण होगा a बराबर हो गया v2 माइनस v1, वेग भी यहाँ पर सदिश राशि है इसीलिए वेक्टर का साइन देंगे, और ये हो जाएगा मेरा t2 माइनस t1, ये कण का त्वरण हो गया। इसे आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग है ना वेग का कंपोनेंट रखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्विविमीय गति में कण का वेग भी दो है ना अक्षों पर निर्भर करता है। तो हम लोग v1 का कंपोनेंट लेंगे और v2 का कंपोनेंट लेंगे और उसको हम लोग तोड़ेंगे। तो a इज इक्वल टू, मेरा समीकरण प्राप्त हुआ था बच्चों, a बराबर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बटा t2 माइनस t1। तो हम लोग v का कंपोनेंट लेंगे, तो v का दो कंपोनेंट हो जाएगा, x अक्ष में y अक्ष में, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं v2x, ये हो गया आई कैप, और हो जाएगा प्लस v2y, और ये हो जाएगा j कैप। इस प्रकार इसी तरह v1 का भी ले लेंगे, v1x, ये होगा आई कैप, प्लस हो जाएगा v1y, और ये हो गया j कैप, और नीचे में आ जाएगा बटा t2 माइनस t1। तो a इज इक्वल टू, डेट सिंप्लाइज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, i को कॉमन ले लेंगे तो बच्चों तो इस प्रकार हो जाएगा v2x, है कि नहीं, माइनस v1x, और ये हो गया आई कैप, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा v2y माइनस v1y, और ये होगा j कैप, और नीचे में आ गया बटा t2 माइनस t1। तो अब हम लोग सेपरेट कर देंगे, है कि नहीं, किसको, t2 माइनस t1 को सेपरेट करेंगे दोनों के बीच में। तो ये क्या हो गया, v2x माइनस v1x, और नीचे में हो गया बटा t2 माइनस t1, और ये होगा आई कैप। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, तो ये हो गया v1, है कि नहीं, v2y माइनस v1y, और ये होगा बटा t2 माइनस t1, और ये हो गया j कैप। तो ये मेरा एक त्वरण है बच्चों,
ये एक त्वरण है, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं ए एक्स आई, इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी त्वरण है ना, वेग बटा समय एक्स अक्ष के अनुदिश ये त्वरण है। और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इस तरह ए वाई जे कैप। तो आप इस प्रकार देख पा रहे हैं कि त्वरण का भी जो होता है समतल में गति में दो कंपोनेंट होता है। जहाँ ए एक्स क्या है बच्चों, हम लोग उसको मेंशन कर लेते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू हो गया वी टू एक्स, है कि नहीं, माइनस वी वन एक्स बटा T2 माइनस T1। और ए वाई इज इक्वल टू हमको जो प्राप्त होता है बच्चों वो है कि V2y माइनस हो गया V1y और बटा ये हो गया T2 माइनस T1। तो ए एक्स जो हो गया मेरा वो क्या हो गया, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश कण का त्वरण है, एक्स अक्ष के अनुदिश कण का त्वरण है ना। इसी प्रकार ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा बच्चों, ये हो जाएगा वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश कण का त्वरण है, वाई अक्ष के अनुदिश कण का त्वरण है बच्चों। तो चलिए हम लोगों ने तीनों निकाल के देखा बच्चों की, है ना, विस्थापन का कैसे निकाला जाता है, वेग का कैसे निकालते हैं और त्वरण का कैसे निकालते हैं। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों, ये जो त्वरण है हमारा उसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों। अभी मैंने आप लोगों के पास लिखा a इज इक्वल टू, है कि नहीं, a इज इक्वल टू हम लोगों ने अभी क्या पाया है कि नहीं, देखिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा भी, है कि नहीं, क्यों डेल्टा भी लिखेंगे वो आप देख लीजिए, डेल्टा भी और समय को भी हम लोग डेल्टा टी लिखेंगे। तो यहाँ डेल्टा भी जो है हम लोग कुछ इस प्रकार प्राप्त किए थे। ग्राफ मेरा इस प्रकार था बच्चों, यहाँ पर कण ए बिंदु पर था, कण बी बिंदु पर आया, इस बिंदु पर कण का वेग कितना था v1 और समय t1 था, इस बिंदु पर कण का वेग v2 था और समय t2 था। ये मेरा कितना था, यदि ये मेरा v1 है ये मेरा v2 है तो ये कितना होगा, वेग में परिवर्तन कितना आ जाता है इसका v2 माइनस v1। तो इस v2 माइनस v1 को हम लोग डेल्टा भी कहते हैं। ये डेल्टा भी वेग में परिवर्तन हमको डेल्टा है ना t अर्थात t2 माइनस t1 समय में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो तात्क्षणिक या औसत है ना त्वरण की स्थिति में हम लोग लिखाएंगे, क्योंकि दोनों अक्ष में त्वरण है, इस अक्ष में भी त्वरण है, इस अक्ष में भी त्वरण है। तो औसत त्वरण की अवस्था में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए औसत त्वरण, है ना, औसत त्वरण के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा, है ना, डेल्टा टी टेंस टू यदि हम लोग जीरो कर देते हैं, या तात्क्षणिक त्वरण या औसत त्वरण, इसको हम लोग औसत त्वरण भी हम लोग नाम देते हैं, या फिर हम लोग तात्क्षणिक त्वरण। तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो यदि अल्प समय के लिए हम लोग यदि त्वरण का, है ना, निरूपण करें या फिर हम लोग इसको व्यक्त करें, है ना, डेल्टा अल्प समय के लिए, तो हम लोग को गणितीय परिभाषा के अनुसार हम लोगों को यहाँ पर लिमिट लेना पड़ेगा। तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब जान रहे हैं बच्चों कि हम लोगों को जीरो के पास जो है त्वरण का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिमिट का प्रयोग करेंगे। तो लिमिट हो जाएगा बच्चों डेल्टा टी टेंस टू जीरो होगा, ये हो जाएगा डेल्टा भी बाय हो जाएगा डेल्टा टी। तो इसका वैल्यू जो है कि नहीं, हम लोग लिख सकते हैं डी भी बाई डी टी। तो त्वरण जो है हमको कुछ इस प्रकार भी प्राप्त होता है डी भी बाई डी टी। तो यहाँ पर भी का तो दो कंपोनेंट होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि भी का दो कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट में और एक वाई कंपोनेंट में। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी टी, और ये हो जाएगा वी एक्स आई कैप, और यहाँ पर भी हो जाएगा वी वाई जे कैप। तो इसको हम लोग अलग अलग करके भी लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं त्वरण, है ना, डी बाई डी टी, ये हो गया वी एक्स आई कैप, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा डी बाई डी टी वी वाई जे कैप। आप इसको ऐसे भी त्वरण को व्यक्त कर सकते हैं बच्चों, है कि नहीं। त्वरण को ऐसे भी, है ना, समतल गति में त्वरण को ऐसे भी व्यक्त किया जाता है, जहाँ भी एक्स डी वाई बाई डी टी जो होता है वो क्या हो गया बच्चों, ये होता है एक्स अक्ष के अनुदिश और ये टर्म होता है वाई अक्ष के अनुदिश। तो इसको हम लोग और भी कॉम्प्लिकेटिव कर सकते हैं बच्चों। त्वरण को मैंने अभी तुरंत लिखा, है ना, हम लोगों ने क्या लिखा, यहाँ पर स्टार देके हम लोग लिखते हैं। त्वरण को हम लोग अभी तुरंत लिखा कि डी भी बाय यहाँ पर डी टी होता है, और वेग के लिए हम लोग जानते हैं कि वेग को भी इसी प्रकार हम लोग यदि व्यक्त करेंगे तो वेग मेरा क्या आएगा बच्चों, डी एक्स बाय डी टी आएगा।
है कि नहीं। आप पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि वेग का परिभाषा के अनुसार क्या निकला था, वेग मेरा यहाँ पे मैंने एक बार नोटिस कर देते हैं एक बार, तो v बराबर में निकला था मेरा x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। तो x2 माइनस x1 को हम लोग डेल्टा x भी कह सकते हैं, या फिर आप लोग इसको डेल्टा r के टर्म में व्यक्त करिए तो ज़्यादा उचित होगा, डेल्टा r, है कि नहीं। यहाँ पर भी R2, यहाँ पर भी R1, R के टर्म में इसको व्यक्त करिए तो ज़्यादा उचित होगा। तो R का दो कंपोनेंट होता है बच्चों मेरे पास, x कंपोनेंट और एक तो होता है y कंपोनेंट होता है कि नहीं R का। तो R2 माइनस R1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा R लिख सकते हैं, और T2 माइनस T1 को हम लोग डेल्टा T लिख सकते हैं। और है ना, डेल्टा T टेंड्स टू जीरो की अवस्था में लिमिट का यदि हम लोग प्रयोग करते हैं तो लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू जीरो डेल्टा R बाय डेल्टा T, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dr/dt। इसीलिए हम लोग वेग को यहाँ पर v इज इक्वल टू dr/ मैंने dt लिखा है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही कर सकते हैं बच्चों कि देखिए v का वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, त्वरण के जगह में v का वैल्यू भी हम लोग रख सकते हैं। तो v का वैल्यू क्या निकला, dr/dt, तो v के जगह में रख देंगे dr/dt, है ना। तो इसको हम लोग यदि मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये सेकेंड ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया d2r बाय हो गया dt स्क्वायर, हम लोग ऐसे भी उसको व्यक्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि इसको और एक्सपेंड हम लोग कैसे करते हैं। सब कुछ समझते जाइए बच्चों, ये बहुत ही थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा, है कि नहीं, क्योंकि बच्चे जब 10th पास करके तुरंत जब इंटर में प्रवेश करते हैं तो इंटर का कोर्स थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उन लोग को थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों, लेकिन वो आसानी से समझने योग्य है यदि आप प्रयास करेंगे। तो अभी तुरंत मैंने त्वरण को इस प्रकार लिखा कि d2r बाय dt स्क्वायर। तो r तो आप लोग जानते हैं कि बच्चों r को हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो आर को आप लोग यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया d2 बाई डी टी स्क्वायर, और आर को हम लोग लिख देंगे एक्स आई कैप, और ये हो गया वाई जे कैप, है कि नहीं। तो a इज इक्वल टू मेरा ये हो जाएगा, देखिए d2x बाई डी टी स्क्वायर, ये हो गया आई कैप, प्लस ये भी हो जाएगा d2y बाई डी टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा जे कैप। आप त्वरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि द्विविमीय गति में हम त्वरण को कैसे व्यक्त करें, वेग को कैसे व्यक्त करें, और विस्थापन को कैसे व्यक्त करें। तो ये तीनों ही अवस्था में मैंने आप लोगों को तीनों बता दिया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और द्विविमीय गति की अवस्था में वेग का समीकरण या फिर विस्थापन का समीकरण हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं वो चीज़ के बारे में जानते हैं। इसमें आप लोगों को कहीं भी कोई भी यदि दिक्कत होगा बच्चों, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे ये टॉपिक्स में दिक्कत हो रहा है, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। तो अब हम लोग लिखेंगे कि द्विविमीय गति में, है ना, गति का समीकरण, द्विविमीय गति में, द्विविमीय गति में गति का समीकरण कैसे दिया जाता है, द्विविमीय गति में गति का समीकरण। तो हम लोगों को फिगर में ज़्यादा कुछ परिवर्तन करना नहीं है बच्चों, है कि नहीं, हम लोगों को ज़्यादा कुछ परिवर्तन करना नहीं है, वही फिगर हम लोगों को लेकर के चलना है, और इसी से हम लोग गति का समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो ये मेरा x अक्ष है बच्चों, ये y अक्ष है, कण मेरा A बिंदु पर है, और A से वो B पर चले आता है बच्चों। समय के किसी क्षण के बारे में यदि बात करते हैं, मान लीजिए कि कण जो है तल में गति कर रहा है, या एक्स वाई तल पर गति कर रहा है, और समय के किसी क्षण पर वो कण क्या ए पर है, और इस क्षण पर कण का वेग कितना हो गया, है कि नहीं। कण का वेग हम इस प्रकार लिखते हैं कि कण ए बिंदु पर कण का प्रारंभिक वेग जो है वो कितना है, u है कि नहीं, और यहाँ पर समय t1 है। u और v का प्रयोग मैं इसलिए करूँगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रारंभिक वेग है और कौन सा अंतिम वेग। यदि मैं यहाँ v1 और v2 का प्रयोग करूँगा तो वो आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा बच्चों, है कि नहीं। और इस कण का नियामक भी मैं लिखूंगा कि x2 है और x1 है बच्चों,
x1 है और ये y1 है। इसी प्रकार यहाँ पर अंतिम वेग हो जाएगा, कण का अंतिम वेग v है और समय t2 है, और कण का यहाँ पर जो नियामक होगा वो x2 और y2 होगा। बोलते बोलते लिखने पर प्रयोग है कि नहीं करने पर क्या होता है बच्चों कि कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती है, कुछ शब्द जो है छूट जाते होंगे, या फिर कोई दूसरा शब्द लिख देते हैं लेकिन उसको बोल में आ जाता है दूसरा शब्द। तो ये सब छोटी मोटी गलतियों को आप लोग नज़रअंदाज करिएगा, क्योंकि बोल बोल करके लिखने पर कहीं ना कहीं गलतियां होती ही हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, देखिए माना कोई कण एक्स वाई तल पर गतिशील है। माना कोई कण एक्स वाई तल पर गतिशील है। समय के किसी क्षण t1 पर समय के किसी क्षण t1 पर कण A बिंदु पर है। कण A बिंदु पर है, A बिंदु पर है कि नहीं? A बिंदु पर है। इस बिंदु पर कण का वेग u तथा निर्देशांक कण का वेग u तथा निर्देशांक x1 y1 है। है कि नहीं? देखिए अगले समय t2 पर कण है ना, कण v वेग से है कि नहीं, v वेग से बिंदु B पर पहुंचता है। अगले समय t2 पर कण v वेग से है ना बिंदु B पर पहुंचता है बच्चों। इस बिंदु का निर्देशांक है कि नहीं, इस बिंदु का निर्देशांक कितना है? x2 y2 है। तो t2 माइनस t1 समय में है कि नहीं, t2 माइनस t1 समय में कण का वेग परिवर्तन कितना होगा? है कि नहीं? कण का वेग परिवर्तन कितना होगा बच्चों? आप लोग बता सकते हैं। कण का वेग परिवर्तन होगा v माइनस यू। कण का वेग परिवर्तन होगा u। तथा विस्थापन भी आप लोग बता सकते हैं कितना होगा। तथा विस्थापन t2 माइनस t1 में कण का वेग परिवर्तन v माइनस यू होगा। तथा है कि नहीं, तथा विस्थापन हम मेंशन कर देते हैं, ऐसे जरूरत नहीं है। तथा विस्थापन होगा है कि नहीं, r2 माइनस r1 के टर्म में हम लिखते हैं कि r2 माइनस r1 होगा कण का विस्थापन, क्योंकि ये इसका स्थिति सदिश है r1 है और ये इसका स्थिति सदिश r2 है। इसकी दिशा इधर है बच्चों। चलिए हम लोग देखेंगे है कि नहीं कि कण में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। कण में उत्पन्न त्वरण है ना, कण में उत्पन्न त्वरण A इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बटा ये हो जाएगा t2 माइनस t1। कण में उत्पन्न त्वरण होगा बच्चों। तो इसको हम लोग ऐसे भी आगे बढ़ के लिख सकते हैं। ये हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू A और ये हो जाएगा t2 माइनस t1 होगा। तो डेट सिंप्लाइज हमें v को उधर u को उधर कर दूं तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस a और t2 माइनस t1 को हम लोग सुविधा के लिए हम क्या कहेंगे है कि नहीं, सुविधा के लिए हम लोग इसको t मान लेंगे। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि प्रारंभिक वेग यहाँ पर कितना है कि नहीं, प्रारंभिक समय में t इज इक्वल टू 0 और t2 इज इक्वल टू t, ऐसे भी मान सकते हैं। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी मान लीजिए कि t2 माइनस t1 इज इक्वल टू हमने t मान लिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी माना जा सकता है, सुविधा के लिए कुछ भी माना जा सकता है। तो इसको हम लोगों ने t मान लिया। तो ये समीकरण आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों का कंपोनेंट हमको रखना है, क्योंकि v का कंपोनेंट भी हम लोग जान रहे हैं बच्चों कि v का कंपोनेंट दोनों ही दिशा में हम लोग लेंगे। तो ये हो जाएगा vxi कैप प्लस हो जाएगा vy j कैप। इसी प्रकार u का भी कंपोनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा ux i कैप
प्लस हो जाएगा यू वाई जे कैप। इसी प्रकार हम लोग त्वरण का भी कंपोनेंट ले सकते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस हो जाएगा ए वाई जे कैप। अब सब वैल्यू को हम लोग ऊपर में पुट कर देंगे बच्चों, भी यू और ए सब का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो वी का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भी एक्स आई कैप प्लस हो जाएगा भी वाई जे कैप इज इक्वल टू यू का हम लोग रखेंगे, ये हो जाएगा यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप और प्लस हो जाएगा ए का रखेंगे तो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और यहाँ पर मेरा टी है। टी क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि टी जो है एक अदिश राशि है, इसका हम लोग कंपोनेंट नहीं ले सकते हैं। तो डेट सिंप्लाइज है कि नहीं, इधर हम लोग आई को हम लोग कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भी एक्स आई है कि नहीं, यहाँ पर होगा भी वाई जे, तो यहाँ से आई को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो आई को कॉमन निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा यू एक्स प्लस ए एक्स यहाँ पर टी आई कैप, फिर इसी प्रकार निकालेंगे तो ये हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी और यहाँ पर होगा जे कैप। तो आई जे, अब दोनों तरफ हम लोग आई को इक्वेट कर देंगे, दोनों तरफ आई है और जे का तुलना करने पर। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ आई कैप तथा जे कैप का तुलना करने पर, दोनों तरफ आई कैप तथा जे कैप का तुलना करने पर, तो तुलना हम लोग करेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा, देख पा रहे हैं आई आई दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमको भी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी हमको मिलेगा। एक चीज़ हम लोग को यहाँ पर मिला। इसी प्रकार हम दूसरे का जे का तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा भी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो आप लोग ये भी चीज़ देख पा रहे हैं कि द्विविमीय गति में है ना, गति का जो समीकरण होता है वो दो ठो प्राप्त होता है, एक एक्स अक्ष के लिए हमको प्राप्त हो गया और एक हमको वाई अक्ष के लिए प्राप्त होता है बच्चों। तो ये पहला समीकरण था भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम लोग ये चीज़ जान रहे हैं। तो ये जो समीकरण हो गया ये क्या होगा, ये एक्स अक्ष के अनुदिश हो गया, ये एक्स अक्ष के अनुदिश है और ये क्या हो गया बच्चों, ये वाई अक्ष के अनुदिश है, ये वाई अक्ष के अनुदिश है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट जो है गति का समीकरण को देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट गति का समीकरण क्या होता है हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे। समीकरण को सबको आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा बच्चों, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि बिना लिखे यदि आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो आपको कम समझ में आएगा। यदि आप लिख करके यदि इसको है कि नहीं देखते हैं, है कि नहीं नोट करके यदि आप इसको देखते हैं तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप लोग एक चीज़ देखे होंगे बच्चों कि कण का वेग जो है ए पर अलग था और बी पर अलग था। ए पर कण का, ए बिंदु पर कण का वेग कितना था बच्चों, v1 था, सॉरी यू था, यू था और बी बिंदु पर कण का वेग भी था। तो औसत वेग मतलब पूरे यात्रा में कण का वेग दो बार परिवर्तन हो रहा है, एक बार यू था एक बार भी था। तो हम लिखेंगे कि देखिए कण का औसत वेग क्या होगा। औसत हम लोग कब लेते हैं बच्चों, औसत का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, देखिए औसत का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब एक ही प्रकार के प्रेक्षण का मान जब अलग अलग आता है तो एक निश्चित मान ज्ञात करने के लिए हम लोग औसत का मान लेते हैं बच्चों। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये लंबाई यदि आपको मापने के लिए दिया गया है कि आप इसका लंबाई मापिए, तो एक बच्चा से यदि बोला जाए इसकी लंबाई कितनी होगी तो कोई बच्चे बोलेंगे कि इसकी लंबाई सर लगभग 2 सेंटीमीटर है। तो कोई दूसरे बच्चे को यदि बोला जाए तो वो मापेंगे कि 2.1 सेंटीमीटर है। कोई दूसरा बच्चा को मापने के लिए बोला जाएगा सर बोलेंगे वो 1.9 सेंटीमीटर है। तो आखिर इस लंबाई इसकी है कितनी, सही लंबाई कितनी है। तो सही लंबाई के मापन के लिए हम लोग इसका औसत निकालते हैं, जो औसत मान होता है वो सही लंबाई के लगभग नज़दीक होता है। तो इसी प्रकार हम लोग कण का भी देखते हैं कि यहाँ पर कण का ए वेग है कि नहीं, यू है और कण का वेग भी है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ए कण को ए से लेकर के बी तक जाने में कण का वेग कितना था तो आप क्या कहिएगा, यू है या भी है। तो उस क्षण जो है हम लोग कण का औसत का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। तब हम लोग कहेंगे कि ए से बी तक कण का औसत वेग था u प्लस भी बटा 2। तो यहाँ लिखेंगे कि कण को ए से बी तक जाने में औसत वेग या कण का संपूर्ण यात्रा का औसत वेग, देखिए कण का या कण को ए से बी तक
जाने में कण का वेग, यही औसत वेग है बच्चों, है कि नहीं। कण का वेग है ना, क्या कैसे क्या क्या हो जाएगा, भी एवरेज, है कि नहीं। औसत वेग हम लोग निकालते हैं, तो ये कैसे निकालेंगे, भी बटा यू, है कि नहीं, भी प्लस यू बटा 2 हो जाएगा, कण का ये वेग हो जाएगा मेरा। तो पहले भी हम लोग भी का वैल्यू देख चुके हैं बच्चों, हम लोगों ने भी का वैल्यू क्या निकाला, भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाला। तो यहाँ पर हम लोग भी का वैल्यू रख देंगे। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो भी एवरेज, भी का वैल्यू हम लोग रखेंगे यू प्लस ए टी, और यहाँ पर भी हो गया यू बटा ये हो जाएगा 2। तो भी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस यू कितना हो गया 2u, और यहाँ पर भी हो गया बच्चों 80, और नीचे में हो गया 2, और 2 को हम लोग यदि सेपरेट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2u/2 प्लस हो जाएगा 80 बाई यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये 2 कट जाएगा बच्चों। तो भी एवरेज इज इक्वल टू कितना निकल गया, डेट सिंप्लाइज, यहाँ पर भी एवरेज इज इक्वल टू आ गया u प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 80/2। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कह देंगे। हम लोग औसत वेग का परिभाषा जानते हैं, देखिए औसत वेग के परिभाषा से या समीकरण से, औसत वेग के समीकरण से, है ना। औसत वेग का समीकरण क्या होता है बच्चों, औसत भी एवरेज इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, R2 माइनस R1 बटा ये होता है T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 को तो हम लोग पहले ही T मान चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिए R2 माइनस R1 ये भी वेक्टर है मेरा, सब वेक्टर है, और ये होगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू यू भी वेक्टर है हमारा, है कि नहीं, प्लस ए भी वेक्टर है हमारा, बटा यहाँ पर हो जाएगा टी। अब टी, ये T2 माइनस T1 तो मेरा टी है, तो टी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू ये हो गया यू टी, प्लस यहाँ पर आ गया हाफ ए, इधर हो गया टी स्क्वायर, ये टी को हम लोग अंदर कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग सब का जो है वियोजित मान रखेंगे। तो R1 का वियोजित मान आप जानते हैं कितना होता है, x1, है कि नहीं, x1 होता है आई कैप प्लस y1, और ये हो गया जे कैप। इसी प्रकार R2 का भी रखेंगे, ये कितना हो जाएगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। u का भी रखेंगे बच्चों, तो u बराबर कितना होता है, यू एक्स आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, यू वाई जे कैप। इसी प्रकार तोरण का भी रखेंगे, तोरण का कितना होता है, ए एक्स आई कैप, और ये होगा ए वाई जे कैप। तो हम लोग सबका मान वहाँ पे रख देते हैं ये समीकरण में। तो सबका मान धीरे धीरे हम लोग रखेंगे बच्चों। तो हमको देखिए पहले हम लोग को रखना होगा R2 का मान, तो R2 का मान रखेंगे तो x2 आई कैप माइनस y2 जे कैप माइनस, और फिर इसका रखेंगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, ऐसा रखें। फिर हम लोग u का मान रखेंगे, तो यू एक्स आई कैप, ये हो जाएगा यू वाई जे कैप प्लस यहाँ पर होगा 1/2। a का मान रखेंगे बच्चों, तो ये भी हो गया ए एक्स आई कैप, और ये होगा ए वाई जे कैप, और बाहर में हो गया t का स्क्वायर, और यहाँ पर भी मेरा बच्चों एक t है, तो यहाँ पर भी मैं एक t दे देता हूँ इस प्रकार, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इससे सबसे पहले हम लोग i को निकाल लेंगे, तो ये कितना प्राप्त होगा, x2 माइनस x1, ये हो गया आई कैप प्लस यहाँ पर भी होगा y2 माइनस y1, ये हो गया जे कैप। अब इससे आप लोगों को i निकालना है, तो यहाँ पर है i, तो x1 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 ax, और ये होगा टी स्क्वायर, i कॉमा आ जाएगा, कॉमन आ गया, प्लस y को निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यू वाई प्लस 1/2 इसके साथ है, तो ए एक्स, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर जे कैप। तो चलिए दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ आई कैप तथा जे कैप का तुलना करेंगे, का तुलना करने पर आई कैप तथा जे कैप का तुलना करें तो हम तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, हमको यहाँ से i कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, है कि नहीं, t यहाँ पर छूट रहा है बच्चों, यहाँ पर t मेरा छूट रहा है, यहाँ पर भी t छूट रहा है, तो t हम लोग दे देते हैं, तो यू एक्स टी प्लस कितना हो जाएगा 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। अब हम लोग j का तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2, ये हो जाएगा ए वाई टी स्क्वायर। तो ये आप तुलना करके देखिए, तो ये मेरा गति का समीकरण है।
है कि नहीं। ये जो हो गया, ये जो समीकरण है वो एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, ये एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, और ये जो समीकरण होगा ये वाई अक्ष के अनुदिश होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि द्विविमीय गति में जो समीकरण होता है वो दोनों अक्ष के लिए अलग अलग निकलता है कि नहीं। वो एक्स अक्ष के लिए अलग निकलेगा और वाई अक्ष के लिए अलग निकलता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोगों ने जाना कि द्विविमीय गति में विस्थापन कैसे निकाला जाता है, त्वरण कैसे निकाला जाता है, वेग और उसके वेग का समीकरण, है ना, गति का समीकरण क्या क्या होता है बच्चों। तो इतना हम लोगों ने जाना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं कि, है ना, वेग का परिमाण कैसे निकाला जाता है, त्वरण का और विस्थापन का परिमाण द्विविमीय गति में कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे बच्चों उसको। तो यहाँ हम लोग देखेंगे बच्चों कि विस्थापन का परिमाण हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों, है, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। विस्थापन का परिमाण कैसे निकाला जाता है, विस्थापन का परिमाण। हम लोगों ने विस्थापन का समीकरण कुछ इस प्रकार प्राप्त किया था बच्चों कि डेल्टा आर इज इक्वल टू, हम लोगों को मिला था डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना यदि चाहेंगे, इसका मतलब है कि मॉड डेल्टा आर यदि निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हम लोगों का इस प्रकार निकलेगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस हम लोगों का निकलेगा डेल्टा वाई स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग विस्थापन का परिमाण निकाल लेंगे बच्चों। हम लोगों ने इसी प्रकार वेग का भी समीकरण निकाला, तो वेग का परिमाण हम लोग कुछ इस प्रकार निकालेंगे बच्चों, वेग का परिमाण। तो वेग का समीकरण जो निकला था बच्चों मेरा इस प्रकार निकलता था कि वी एक्स आई कैप प्लस निकलता था वी वाई जे कैप। तो इसका परिमाण यदि निकालना पड़ेगा, मॉड वी इज इक्वल टू हम लोग निकालेंगे रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर और प्लस वी वाई स्क्वायर। इसी प्रकार यदि हम लोग त्वरण का परिमाण निकालना चाहेंगे, त्वरण का परिमाण, तो त्वरण का समीकरण हम लोगों को कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ था कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसका हम लोग यदि परिमाण निकालना चाहेंगे तो मॉड ए इज इक्वल टू हमारा निकल जाएगा बच्चों रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग द्विविमीय गति में त्वरण का परिमाण निकालते हैं बच्चों। यदि किसी अक्ष में भी एक्स अक्ष में यदि वेग दिया हुआ है, भी वाई अक्ष में वेग दिया हुआ है, तो उसका मॉडुलस हम लोग निकाल सकते हैं। एक्स अक्ष में यदि त्वरण दिया हुआ है, वाई अक्ष में त्वरण दिया हुआ है, तो उसका मॉडुलस भी हम लोग निकाल सकते हैं। विस्थापन भी कुछ हम लोग इसी तरह निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये बहुत ही आसान समीकरण है बच्चों हम लोग का। तो हम लोग बहुत सारा समीकरण हम लोगों ने प्राप्त किया। तो चलिए, है ना, इस अध्याय को हम लोग अंत करते हैं बच्चों, और आगे आने वाले समय में हम लोग नया चीज़ जानेंगे जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं बच्चों। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग जो है बहुत काफ़ी एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे बच्चों, और 3 फैक्ट में उसको हम लोग पढ़ा जाता है। ऐसे किसी स्कूल में सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ाया जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, इन ए प्लेन, है ना, प्लेन में से उसको प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 प्रकार के प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कि टावर से प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है, अर्थ सरफेस से प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है, और इंक्लाइन प्लेन से, या है कि नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे किया जाता है बच्चों। तो बच्चों आज का क्लास मेरा इतना ही रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है बच्चों मैं आज क्लास को अंत करूँगा। तो फिलहाल आप लोग इस वीडियो को बढ़िया तरह से समझें बच्चों। यदि आपको समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो को दोबारा देखें, तिबारा देखें, और उसे अपने कॉपी में ज़रूर प्रैक्टिस करें बच्चों। नहीं, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं या सिर्फ उसे लिख करके अपने कॉपी में रख लेते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। उसे आप लिख करके अपने आप प्रैक्टिस करिए, और जहां आपको समझ में नहीं आती है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आती है। मैं उसका सॉल्यूशन तुरंत आप तक पहुँचाऊँगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स बच्चों आप लोग का। तो वैसे बच्चे जो हमारे क्लास में नए हैं और इस
टॉपिक्स में पहली बार वो वीडियो को देख रहे हैं तो उससे मेरा यही कहना है बच्चों कि सबसे पहले वो है ना पीछे जो है आज जाए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया हुआ है भी बच्चों, वहाँ पर जा कर के आप उस लिंक के जरिए जो है इससे पहले वाले सभी वीडियो को मेरा देख सकते हैं। मोशन के 1 डायमेंशन, मोशन के यूनिट एंड डायमेंशन के सभी तरह के आप वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। तो जिस प्रकार आप लोग आज हमारे वीडियो को देखें, आने वाले समय में आप लोग उसी प्रकार सारे वीडियो को देखते रहे, यही मेरा आप लोग से गुजारिश रहेगा बच्चों। और काफ़ी समय हो चुका है बच्चों, इस इतने ही बोलने के बाद मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें बच्चों। लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चों। फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।